नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में। कस्टोडियल टॉर्चर मतलब जब पुलिस ना किसी आरोपी को कस्टडी में लेती है और उनके साथ इन्वेस्टिगेशन करती है। तो कई बार क्या होता है ना, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान उनके साथ ना कई बार पुलिस सच उगलवाने के लिए या फिर कई बार फिजिकल टॉर्चर उनको करती है, कभी कई बार मेंटली उनको टॉर्चर करती है। तो इस तरह के ना केसेस बहुत सारे सामने आए थे। जैसे 1989 में ना एक भागलपुर ब्लाइंडिंग केस था, जिसमें ना कुछ लोगों को पकड़ के ना पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ के पुलिस ने उनकी ना आँखें फोड़ दी थी कस्टडी में ही। तो ये जो केस था ना, इस केस से ना रेफरेंस लिया था गंगा जल मूवी में। आपने गंगा जल मूवी देखी होगी। वहाँ पर कुछ लोगों को ना, जैसे एक एक उसमें एक कैरेक्टर होता है, बच्चा यादव, उसकी ना आँखें फोड़ दी थी और उसको आँखों में तेजाब डाल दिया था। तो उसी को बोलते हैं कस्टोडियल टॉर्चर। जब आप मेंटली और फिजिकली किसी को हार्म करते हो कस्टडी में, पुलिस या जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लोग होते हैं, तो वो चीज़ है। और उसके बाद में एक और केस आया 2021 में, स्टान स्वामी केस। जो स्टान थे ना, वो एक एक्टिविस्ट थे। तो उनके साथ भी ना एक तरह से कस्टडी में काफ़ी टॉर्चर हुआ था। और नंबी नारायण जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, जो उस टाइम पे जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उनके ऊपर ना 1994 में जासूसी का आरोप लगाया था कि भैया इन्होंने जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है ना, उसको शेयर किया है, उसको बेच दिया है पाकिस्तानियों को। तो इस तरह का केस लगा था उनके ऊपर। तो उनके साथ भी ना मेंटली, जब पुलिस ने उनको पकड़ा था, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके साथ काफ़ी कस्टडी में टॉर्चर हुआ था, मेंटल टॉर्चर स्पेशली। अब ना कौन से वो लोग हैं, इसमें बात करेंगे कि जो सफ़र करते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कस्टोडियल टॉर्चर में। जैसे पहले वो लोग जो अंडर ट्रायल्स हैं, जिनको आरोप लगाया है, अभी वो आरोपी साबित हुए नहीं हैं, ठीक है। पहले वो लोग, कई बार क्या होता है ना कि आपने देखा होगा कि किस एफआईआर हुई है और उस बंदे के ऊपर आरोप लगाया, वो अभी कस्टडी में है और फिर जेल में भी चला गया, और 10 साल से वो जेल में है, 5 साल से जेल में है, और अभी तक केस ख़त्म नहीं हुआ है। वो तो काफ़ी टाइम से जेल में है, तो वो ऑटोमेटिकली वो ना पनिशमेंट झेल चुका है वो। फिर दूसरे हैं मार्जिनल कम्युनिटीज़, मतलब वो लोग जो वल्नरेबल हैं, वो थोड़ा कमज़ोर हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते। तो इस तरह के लोग, जो क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, वो तो बच बच के निकल जाते हैं। लेकिन जिनके पास कोई ना जैक नहीं होती, कोई सपोर्ट नहीं होता, तो उनके साथ कई बार इस तरह की चीज़ें होती हैं कि उनके कुछ सुनने वाला होता नहीं है, ना कोई उनके वो वकील हायर कर पाते हैं, तो जिससे जो उनके बिहाफ़ पे केस लड़ सके। और फिर ना फिर इसमें है पॉलिटिकल डिटेनीज़। पॉलिटिकल डिटेनीज़ मतलब कई बार क्या होता है ना कि कोई किसी राजनेता को किसी चीज़ के लिए पकड़ लिया, फिर और वो रूलिंग पार्टी का नेता नहीं है अभी, तो फिर जो ठीक है, और उसने रूलिंग पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया है, तो कई बार क्या होता है, रूलिंग पार्टी पुलिस पुलिस को पैसे देकर ना या दबाव डाल के उस नेता के ऊपर काफ़ी कस्टडी में ना टॉर्चर उसको किया जाता है। तो इस तरह के भी कुछ कई बार केसेस सामने आए हैं। अब इसमें ना कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जो जैसे ना अब बहुत सारे लोग इंडिया में उन्होंने कोई फ्रॉड किया, इंडिया में आरोप लगा और बाहर किसी दूसरे देश में भाग गए, और फिर वहाँ से क्या ना उनको वो आ नहीं रहे हैं, और वो दूसरे किसी कंट्री का जो मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जैसे एक केस था ना, संजय भंडारी का केस था। ये संजय भंडारी क्या ना, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब वही कि पैसे पैसे का जो हेर-फेर इन्होंने किया था, और टैक्स एवेजन का भी आरोप लगा था। टैक्स एवेजन मतलब इन्होंने टैक्स देने से बचने की कोशिश की थी। तो ये फिर वहाँ पे ना इंग्लैंड में जाके छुप गए थे ये। और फिर जब इंडिया ने जब इंडिया से ना इनको बोला गया भाई कि इंडिया में इनको भेज दो, तो फिर यूके की जो वहीं पे क्या बोलते हैं, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की जो कोर्ट थी, उन्होंने इंडिया की जो प्ली थी, इंडिया की उसको ना खारिज कर दिया था बेसिकली। तो ये चीज़ था। और इसके बाद एक और केस था इसमें, तहव्वुर राना केस था। तो ये भी ना, ये अमेरिका में जाके छुप गए थे, और इनके ऊपर चार्जर लगे थे। जो मुंबई अटैक हुआ था 26/11/2008 में ना, 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में ना अटैक हुआ था, उनके आरोपी थे, इनके ऊपर आरोप लगा था। तो ये यूएसए में जाके छुप गए थे। इन्होंने भी रेफरेंस दिया था इंग्लैंड की इस कोर्ट की जजमेंट का, कि भाई देखो, एक लड़की कोर्ट में नहीं ना मना कर दिया कि भाई इंडिया में अगर लोगों को इस तरह से हमको भेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे कस्टडी में ना हमारे साथ टॉर्चर हो सकता है, हम लोग को मेंटली और फिजिकली हार्म हो सकता है। तो इस तरह का भी रेफरेंस देके उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कन्वेंशन की। कन्वेंशन आई थी 1987 में। जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है, वो एक कन्वेंशन लेके आया था, जिसको 171 कंट्री ने साइन किया था, लेकिन इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। मतलब ये जो कन्वेंशन है, इसको नहीं मानता है। कौन सी कन्वेंशन है? यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। मतलब अगर कस्टडी में किसी के साथ टॉर्चर किया जाता है, तो ये यूनाइटेड नेशन की इस कन्वेंशन के खिलाफ जाएगा। तो ये चीज़ था, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं किया है। इसके साथ इंडिया के अलावा सूडान है, अंगोला है, ब्रुनोई है, ठीक है। तो और भी कंट्रीज है जिन्होंने साइन नहीं किया है, क्योंकि इंडिया का ना एक एक्सक्यूज़ है। इंडिया बोलता है कि इंडिया में जो लॉस है ना, ऑलरेडी इंडिया में जो कानून बने हैं, वो काफ़ी हैं कस्टडी में टॉर्चर को रोकने के लिए। मतलब हमें यूएन की किसी कन्वेंशन को मानने की ज़रूरत नहीं है, उसको रेटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आपको ये भी पता है कि ये चीज़ लेकिन जो रियलिटी है ना वो कुछ अलग ही है, क्योंकि आप जैसे मैंने रेफरेंस दिया गंगाजल मूवी का, जिस तरह से कस्टडी में उनके साथ ना हर एक तरह से टॉर्चर हुआ था, उनके आंखें फोड़ दी थी। तो ये ना ये भी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ना नकारती है, जिसको इग्नोर करती है गवर्नमेंट। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका क्या इस पर व्यू है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत हर इंडिविजुअल को ना, चाहे वो क्योंकि वो अभी आरोपी है तो उसको भी ना राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब उसको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। उसको आप उसके साथ कस्टडी में ना इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये बोलना है। इसके अलावा ना बहुत सारे केसेस आए, जैसे डी.के. वासु केस था 1997 में। डी.के. वासु केस में क्या था कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी किस तरह से ना कस्टोडियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए जो भी एक्यूज है उनको, ठीक है। फिर 2017 में ना 2017 में पुट्टास्वामी केस आया था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ईजाद किया था जिसका नाम था राइट टू प्राइवेसी। मतलब हर किसी को हर किसी जो प्राइवेसी है ना उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके अलावा एक जो साइंटिस्ट थे नम्मी नारायण, तो उनका भी केस आया था 2018 में, जहाँ पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उनको कॉम्पेंसेशन दिलवाया था। कॉम्पेंसेशन में मतलब काफ़ी, जैसे एक नम्मी नारायण के साथ जो कस्टडी में टॉर्चर हुआ था, नम्मी नारायण जैसे मैंने बताया ना कि साइंटिस्ट थे वो, जिनके ऊपर जासूसी का केस लगा था, लेकिन बाद में जब पता चला कि वो निर्दोष थे तो उनको फिर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा उनको। शायद आई थिंक 20-25 लाख रुपए कुछ देने पड़े थे गवर्नमेंट को, ये चीज़। हाँ, फिर इसके बाद ना बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि अभी तक कोई एंटी टॉर्चर लॉ नहीं लाया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया अश्विनी कुमार केस में कि भाई हम लोग ना गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए ना बोल नहीं सकते कि आप इस पर लॉ बनाओ। ये गवर्नमेंट का अपना कॉल है कि वो लॉ बनाती है कि नहीं बनाती है। लेकिन ये चीज़ है कि देखो, एक ना तहसीन पूनावाला केस आया था 2018 में, पता नहीं रिसेंटली था वो। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला था कि मॉब लिंचिंग के ऊपर केस बनाए। तो जब वहाँ पे बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकती गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए, टॉर्चर के लिए, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा कमेटी ने भी 2010 में राज्यसभा कमेटी एक अपॉइंट की गई थी, जहाँ पर उस कमेटी ने एक लॉ बनाने की बात की थी कस्टोडियल टॉर्चर के लिए। इसके अलावा जो लॉ कमीशन है उसने 2017 में एक बिल ड्राफ्ट किया था, एक बिल बनाया था, लेकिन वो कभी बिल कानून बन नहीं पाया। फिर इसके अलावा जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसने भी बोला कि भाई एक एंटी टॉर्चर लॉ बनाओ, लेकिन वही फिर कि किसी गवर्नमेंट ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ना ही आज तक, ना ही यूएन की जो कन्वेंशन है 1987 उसको साइन किया, ना ही कोई लॉ बनाया। एंड इससे पता चलता है कि जो पॉलिटिशियन है उनकी इच्छा ही नहीं है इस पर लॉ बनाने की। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं ना कि क्या इससे ना जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, इंडिया की जो इमेज है, उस पर कुछ असर पड़ेगा नेगेटिवली, क्या वो ख़राब होगी। देखिए ना ग्वांतानामो बे है यूएसए में, जहाँ पर ना क्या हुआ था कि जो यूएसए की पुलिस थी उसने बहुत सारे जो प्रिजनर्स थे, बहुत सारे जो कैदी थे, उनके साथ ना बहुत टॉर्चर किया था उनको, फिजिकली और मेंटली भी। तो उनकी ना इसकी वजह से यूएसए की इमेज बहुत ख़राब हुई थी उस टाइम पे। और चाइना के बारे में आपको पता है, चाइना का जो जिनजियांग स्टेट है, रीजन है, वहाँ पर जो युगर मुस्लिम है उनके साथ कितना टॉर्चर हुआ है। और काफ़ी कई बार ना सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे ना आपने इमेजेस भी देखी होंगी। तो वो चीज़ है कि चाइना की भी इमेज उससे ख़राब हुई थी। उसके अलावा अगर इंडिया भी इग्नोर करता है तो इंडिया के साथ भी ये होगा कि भाई इंडिया एक जो मोरल सुपर पावर बनने की कोशिश करता है वो नहीं बन पाएगा। फिर इसमें आगे क्या है, मतलब इसमें आगे क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। सबसे पहले वही है कि भाई यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर 1987, इसको साइन करना चाहिए, और साइन करने के बाद उसको रेटिफाई भी करना चाहिए। फिर उसके बाद एक एंटी टॉर्चर लॉ कानून बनना चाहिए देश में, ठीक है, ये ज़रूरी है। और रिफॉर्म करनी चाहिए पुलिस में, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए बराबर। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई कानून बन गया लेकिन पुलिस को पता ही नहीं है कि वो इस तरह का कोई लॉ है भी, ठीक है। और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको पनिश भी करना चाहिए, मतलब पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में। जुडिशरी को गवर्नमेंट को कंपेल करना चाहिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए इसके ऊपर लॉ बनाने के लिए। और जीरो टॉलरेंस, अगर कस्टडी में किसी के साथ टॉर्चर होता है, पुलिस कस्टडी में किसी के साथ टॉर्चर होता है, सो इसके खिलाफ उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इसके खिलाफ। तो ये चीज़ है। सो थैंक यू।